आलोक आइस अकेडमी चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज मैंने न्यूज़पेपर का एक करंट टॉपिक लिया है जिसमें दो टॉपिक को मैं कवर करूंगा। पहला है वो है पेंडोरा पेपर्स को लेकर के। आप जानते हैं कि जो पेंडोरा पेपर्स विवाद है आज की ये सुर्खी है जो इंटरनेशनल कस्टोडियन ऑफ इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी द्वारा या जर्नलिस्ट द्वारा जारी की गई है। इसमें दुनिया के 30 प्रमुख करप्ट नेताओं के नाम आए हैं और उसके साथ साथ 300 जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके नाम आए हैं जिन्होंने सत्ता का दुरुपयोग करके या सत्ता का उपयोग करके दुनिया के टैक्स हेवन देशों में, दोस्तों जो टैक्स हेवन देश होते हैं वो देश होते हैं जहां पर न्यूनतम कर लगता है, जिससे भारत जैसे देश या वो देश जहां पर टैक्स की दर ज़्यादा है वो लोग वहाँ पर पैसे का निवेश करते हैं और अपने देश में टैक्स बचाते हैं या सरकार को टैक्स कम देते हैं। भारत में सचिन तेंदुलकर और अनिल अंबानी और किरण मजूमदार शाह जैसे लोगों का नाम भी इस पेंडोरा पेपर्स में आया है। और साथ में जैसे ऑस्ट्रेलिया है के मिनिस्टर है, टोनी ब्लेयर का नाम है, व्लादिमीर पुतिन का नाम है। हालांकि इन लोगों ने इनकार कर दिया है, लेकिन ये क्योंकि बहुत ही बड़ी रिस्पेक्टेड एजेंसी है ICIJ, जो जब बात कहती है उसके पीछे एक पूरा लॉजिक और तर्क होता है, उसके बगैर वो अपनी बात नहीं कह सकती है। और इन लोगों को अपनी अब बात को सिद्ध करने में, अपनी बात को बताने में या आंसर करने में आने वाले समय में दिक्कत आने वाली है। दोस्तों ये पेंडोरा पेपर्स के नाम से जो एक विवाद आया या लीक हुआ इस पर मुझे बताना जरूरी था, मैंने आपको बता दिया। दूसरी प्रमुख घटना है जो इस समय चल रही है चीन की इकोनॉमी में संकट। आज हम लोग उसमें थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे, उसमें थोड़ी सी परिचर्चा करेंगे, बात करेंगे जिससे आपको ये समझ में आए। देखिए कोई भी देश किसी भी समस्या में जब आता है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब ये समस्या में आती है तो वो खत्म हो जाता है या फिर उससे ज़्यादा बड़ी गति से वो चीज़ें बाहर निकलता है। जैसे अगर हम देश की बात करें, भारत में कोरोना काल में हमारी जो GDP ग्रोथ रेट थी वो -23-25% तक चली गई थी, जीरो के नीचे, यानी हम नकारात्मक वृद्धि दर गेन कर रहे थे, वो भी 23-25% तक। फिर क्या हुआ, सरकार ने जितनी भी हेल्प की, सरकार ने जितनी भी योजनाएं बनाई, देश के लोगों ने जो है ये फर्म डिटरमिन हुए हम सब कि हम देश को आगे लेकर के आएंगे और उसके सकारात्मक परिणाम आपको दिखाई देने लगे हैं। इवन देन आज के पेपर में ही है कि हमारे मकान बहुत तेजी से बिकने लगे। मकान बिकना कोई बड़ी बात नहीं, बट मकान बिकने से ये समझ में आता है कि लोगों की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसमें सुधार आने लगा है। तो आज जो हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं वो चाइना करने जा रहे हैं। चीन के विषय में हम लोग पर चर्चा करेंगे तो चाइना संकट के 3 प्रमुख कारण मुझे समझ में आते हैं। पहला जो कारण है चाइना का वो BRI प्रोजेक्ट का है। BRI प्रोजेक्ट फेल हो रहा है, इसलिए चाइना, अब BRI प्रोजेक्ट क्यों फेल हो रहा है? इवन देन आप समझिए कि देखिए चाइना के पास इंटरनेशनली ट्रेड बहुत ज़्यादा था, एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा था, उसका पैसा बहुत आ रहा था। इधर देश के अंदर भी बचत बहुत अच्छी थी, घरेलू बचत बहुत अच्छी थी, इसलिए भी उसके पास पैसा क्रिएट हो रहा था। जब पैसा बहुत ज़्यादा चाइना को कहीं ना कहीं निवेश करता था तो चाइना ने बिल्ड एन इनिशिएटिव रोड जो BRI है उस पर लगाया, क्योंकि पैसा लगाना था। लेकिन BRI प्रोजेक्ट की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, देशों को बताया गया कि ये आप रोड बनाते हैं, आप ये करते हैं तो आपको पैसा बहुत ज़्यादा मिलेगा। वो प्रॉफिटेबिलिटी पर प्रश्न उठने लगा, उतना प्रॉफिटेबल नहीं रहा। एक तो ये कारण रहा फेलियर का BRI का। दूसरा कारण ये रहा कि BRI प्रोजेक्ट को, अब आप ये समझिए कि जो मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर उन्होंने कहा कि ये उपनिवेश का एक नया तरीका है, यानी आप जैसे ब्रिटिश लोग या कॉलोनी बनाते थे, फ्रेंच लोग या डच लोग अपनी कॉलोनी बनाते थे, उसी तरह की कॉलोनी का निर्माण करने का नया तरीका है चीन की BRI प्रोजेक्ट। क्योंकि वो चीन भारी भरकम कर्ज देता है, कर्ज देने के बाद क्या करता है कि वो छोटे देश उसे दे नहीं पाते, क्योंकि जो एस्टिमेट करता है कि ये आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो इतना पैसा मिलेगा, वो तो मिलता नहीं, वो फेक होता है। और उसके बदले में उस देश की बहुत बड़े बंदरगाह, श्रीलंका का देख लीजिए, शायद हम्बनटोटा बंदरगाह है, उसे देना पड़ा।
चीन को 99 साल की लीज पे, क्योंकि चीन को BRI प्रोजेक्ट से जोड़ने के लिए इतना ज़्यादा स्वप्न दिखा दिया चाइना ने, और वहाँ की सरकारों को लगा कि नहीं, भारत से ज़्यादा चीन फायदेमंद है, और उसका परिणाम क्या हुआ कि जो श्रीलंका की एक सॉवरेनिटी प्रभावित हुई, संप्रभुता प्रभावित हुई, और वो बंदरगाह चाइना के पास 99 ईयर लीज में आ गया। चीन वहाँ से जो चाहे कर सकता है। उसका काउंटर रिएक्शन में आज के पेपर में ही है कि भारत के जो एक मिनिस्टर सचिव हैं वो गए वहाँ पर, और उनको बहुत अतिरिक्त सम्मान मिला, और उन्हें वो एक्सपोजर मिला जो एक्सपोजर भारत डिजर्व करता था। ये वापसी के संकेत हैं चाइना के, जिसमें भारत और श्रीलंका के रिश्तों में गर्माहट लौटने के संकेत है। क्योंकि अभी भी 1-2 दिन पहले खबर और आई थी, जिसमें भारत के एक कंपनी को वहाँ पर एक नया पोर्ट दिया गया है चेक एंड बैलेंस के लिए, और इंडियन एयर स्ट्राइक बनाई गई है हम्बनटोटा बंदरगाह के पास में। लेकिन हम आज मेन बात कर रहे हैं चाइना के विषय में। तो श्रीलंका एक उदाहरण देकर मैंने आपको बताया कि किस तरह चीन BRI में गलत एस्टिमेट करके, मैं बहुत दिनों सोचता था कि ये करता कैसे है, BRI में पैसा लगाया और उसके बाद जो है लोग कर्जाल में फंस गए। BRI में पैसा वो लगाते थे, लेकिन BRI का जो एस्टिमेट देते थे कि मान लीजिए 50,000 करोड़ रुपए आपके यहाँ खर्च करें, तो कहते थे देखिए ये करेंगे, इससे बेनिफिट होगा और आपको 70,000 करोड़ मिलेंगे, 1 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो जाएगा, ट्रेड डेवलप होगा, और ये सारी चीज़ें होंगी। होता क्या था कि 50,000 करोड़ लगाने के बाद एक तो उसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत खराब है। चाइना का प्रोडक्ट आप जानते ही हैं, चाहे रोडी क्यों ना बनाए, तो बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं है, प्रोडक्ट महंगे बहुत है, और उससे आय का साधन बढ़ने की जगह घट जाता है, वो देश कर्ज में फंस जाता है। और इस तरह से BRI अब एक नए उपनिवेशवाद के रूप में आती है, ऐसा मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। ऐसे और भी कई सारे देशों ने ये बात कही कि BRI प्रोजेक्ट से उस देश को लाभ नहीं है, BRI प्रोजेक्ट से सिर्फ चीन को लाभ है। तो चीन को बहुत बड़ा, अब BRI प्रोजेक्ट्स में क्या हो रहे हैं, लोग उस परियोजनाएं से बाहर निकल रहे हैं कि हम नहीं रहेंगे आपके साथ। जब आपकी परियोजना श्रीलंका के लिए अच्छी नहीं है, पाकिस्तान, इवन दिन पाकिस्तान कह रहा है कि BRI में जो नियम है बदलिए, हम नहीं इतना बर्दाश्त कर पाएंगे। वो पाकिस्तान देश जो चाइना का पिछलग्गू है, जो चाइना के बगैर, मैं कहूँ तो वो क्या चाइना कहेगा हंसो तो हंसेगा, चाइना कहेगा रो तो रोगा, ऐसा पाकिस्तान देश है, वो भी अब BRI प्रोजेक्ट की शर्तों से थक चुका है, उसके हिडन एजेंडे से थक चुका है। दूसरा जो फेलियर का संकट है चाइना में, वो एवरग्रैंड संकट है। चाइना की बहुत बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है, शायद 30 लाख लोग, अगर मेरा डाटा गलत नहीं है, क्योंकि मैं इस पर बेस बता रहा हूँ, उतने लाख लोग उसमें काम करते हैं। अब एवरग्रैंड संकट कोविड की वजह से आया, लोगों ने मकान खरीदना बंद कर दिया, और चाइना ने उस तरह से कोई हेल्प नहीं की उसे फाइनेंशियल। उसने कहा ठीक है, हम जितना हो सकते हैं आपसे सरकारी कंपनियों के लिए फ्लैट्स की जरूरत है हम खरीद लेंगे, आपको और करेंगे, लेकिन आप कोई हेल्प नहीं करेंगे, इकोनॉमिक पैकेज नहीं देंगे। इससे सरकार पर ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा, लेकिन कंपनी पर तो बोझ पड़ गया, और कंपनी की साख नकारात्मक रूप से प्रभावित होने लगी है। उसके साथ में एवरग्रैंड संकट को अब, क्योंकि चीन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना दबाव पड़ रहा है कि वो ट्रेड एंड कॉमर्स में अब आगे तभी बढ़ेगा जब वो पोल्यूशन कम करे। लोग कह रहे हैं भाई पोल्यूशन कम करिए, तो चीन को पोल्यूशन कम करने की तरफ भी ध्यान देना है, तो उससे जुड़ जाता है बिजली उत्पादन में कमी। चीन ने बिजली उत्पादन को लेकर के, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कर रहा है धरती में, और उसे कोयला पर आधारित थर्मल प्रोजेक्ट को बंद करना है, उसकी जगह पर उसे जो सौर ऊर्जा है या जल से ऊर्जा प्राप्त करने की व्यवस्था है, या एटॉमिक यानी ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी की जरूरत है। तो चीन ने जो उसमें सख्ती करना शुरू किया, और साथ में चीन में इस बार बारिश भी ज़्यादा हुई है, जिससे उसकी जो नेचुरल माइंस है, कोल माइंस है, उससे कोयले की उपलब्धता भी कम हुई, और साथ में क्योंकि उसे सख्त नियम लगा दिए थर्मल पावर्स पर, तो उन कंपनियों ने अपने प्रोडक्शन को भी कम कर दिया, जिससे कि चीन में अचानक एक बिजली संकट उत्पन्न हो गया है, और उसकी वजह से भी अर्थव्यवस्था में नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। तो दोस्तों, आज हमने आपको 3 बातें बताई। एक BRI संकट के रूप में बताया, जिससे चीन की छवि खराब हुई और उसका पैसा डूब रहा है। दूसरा, जो एवरग्रैंड संकट है रियल एस्टेट कंपनी का, इससे चीन की न केवल छवि खत्म हो रही है, कम हो रही है, व्यापारियों के उसमें पैसे की सिक्योरिटी प्रभावित हो रही है कि हम पैसा लगाएंगे और अगर हम तकलीफ में तो सरकार हमारी मदद नहीं करेगी। उसके साथ में एवरग्रैंड कंपनी लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को रोजगार देती है, प्रत्यक्ष
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से तो चीन में उससे बेरोजगारी संकट भी पैदा हो रही है, जो इकोनॉमी को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही है। और तीसरा है बिजली उत्पादन में कमी। इससे जब एनर्जी ही कम रहेगी तो इकोनॉमी रन कैसे करेगी? एनर्जी क्यों कम हुई या बिजली उत्पादन क्यों कम हुआ, अभी भी हम पहले आपको बता कर आए हैं। तो दोस्तों, आज न्यूज़पेपर में 2 प्रमुख टॉपिक थे, तो मैंने आप तक सोचा कि आप तक वो विश्लेषण पहुंचा दें। अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे, कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर अवश्य करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। अगर ये मेरा प्रयास आपको पसंद आता है तो मैं डेली न्यूज़पेपर के टॉपिक्स पर डिस्कशन करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, आज मैं अपना टॉपिक यही समाप्त करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।